दोस्तों, लंबे समय से हम ये मानते आए हैं कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन विद्यमान है। लेकिन हम ये भी भली भांति जानते हैं कि अपने सौरमंडल के बाबत हमारी जानकारी बेहद ही दयनीय है। हम आज तक पृथ्वी के अतिरिक्त किसी और ग्रह पर अपने कदम नहीं रख पाए हैं। यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल, जिस पर जाने के सपने हम कई दशकों से देख रहे हैं, पर भी कुछ एक स्वचालित रोवर्स भेजने के अतिरिक्त हम कोई और कमाल नहीं कर पाए हैं। क्या आपको लगता है कि ये बेदिमाग रोवर जो मंगल की पथरीली संरचना पर ठोकर खाते फिर रहे हैं, इस लाल ग्रह पर कभी कोई जीवन का सबूत ढूंढ पाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और मंगल की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप यूं समझिए कि मंगल से तो पृथ्वी के बाहर की दुनिया बस शुरू ही होती है। इस दुनिया से बाहर हमारे सौरमंडल की सीमाएं तो बड़ी ही विशाल हैं, जिसमें पृथ्वी के अतिरिक्त भी 7 और ग्रह एवं कम से कम 416 उपग्रह मौजूद हैं। कम से कम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नए नए उपग्रहों की खोज लगातार समय समय पर होती रहती है। ऐसे में कब इनकी संख्या 500 का आंकड़ा भी पार कर जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। किंतु सवाल ये है कि इन सैकड़ों उपग्रहों में से किसी भी एक पर क्या जीवन होने की कोई संभावना हो सकती है? करीब 4 दशकों से भी अधिक लंबे समय से जीवन को अपनी गोद में पालने लायक थोड़ी बहुत परिस्थितियां रखने के मामले में 2 उपग्रहों का नाम आगे आ रहा था, जिनमें से एक है शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन और दूसरा बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा। लेकिन आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि हाल ही में जीवन की इस दौड़ में शनि का एक अन्य उपग्रह एनसेलेडस भी शामिल हो गया है। इससे मिलिए, ये एनसेलेडस है जिसने क्रमशः 2009, 2014, 2017 और उसके बाद 2023 में हुए अध्ययनों में जीवन की नई उम्मीदें जगाई है। और ये उम्मीदें इतनी मजबूत है कि आज वैज्ञानिकों की नज़र में एनसेलेडस पूरे सौरमंडल में सबसे दिलचस्प खगोलीय पिंड बन चुका है। यानी इस उपग्रह ने टाइटन और यूरोपा को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। नासा के कैसिनी मिशन की बदौलत हमने एनसेलेडस का बहुत ही विस्तृत अध्ययन एवं अवलोकन किया है, जिससे पता चलता है कि इस बर्फीली दुनिया के पीछे कई ऐसे राज छुपे हैं जो शायद आने वाले समय में हमें और भी अधिक चकित कर डालें। तो चलिए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शनि के उपग्रह एनसेलेडस की अनोखी विशेषताओं से परिचित होते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, उसी भांति शनि ग्रह के पास कुल 274 ज्ञात चंद्रमा मौजूद हैं, जिस कारण ये ग्रह हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शनि के इन 274 चंद्रमाओं या कहिए उपग्रहों में से 128 नए उपग्रहों की खोज इसी साल यानी वर्ष 2025 में हुई है। शनि के उपग्रहों के इस ढेर में से एनसेलेडस छठा सबसे बड़ा उपग्रह है और यदि शनि से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो एनसेलेडस अपने ग्रह का 14वां सबसे करीबी उपग्रह है। हालांकि इस उपग्रह का व्यास मात्र 500 किलोमीटर ही है। इस हिसाब से एनसेलेडस पृथ्वी के चंद्रमा से लगभग 7 गुना छोटा है। एनसेलेडस को शनि का एक चक्कर लगाने में मात्र 33 घंटे लगते हैं। इस उपग्रह की खोज बहुत पहले ही हो गई थी। इसे वर्ष 1789 में जर्मनी खगोल शास्त्री विलियम हर्शल द्वारा खोजा गया था। हालांकि लंबे समय तक इस उपग्रह के बारे में हमारा ज्ञान सीमित रहा। जब वर्ष 1980 और 1981 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान शनि के पास से गुजरे तो हमें एनसेलेडस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन वर्ष 2005 के दौरान जब कैसिनी अंतरिक्ष यान ने एनसेलेडस के करीब से उड़ान भरना शुरू किया, तब हमने इस उपग्रह की मनमोहक सतह और पर्यावरण के बारे में काफ़ी कुछ जाना। कैसिनी अंतरिक्ष यान नासा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और इटालियन अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त मिशन था, जिसे शनि ग्रह के छल्लों और उसके चंद्रमाओं के विस्तृत अध्ययन हेतु भेजा गया था। और कैसिनी की सबसे बड़ी खोज एनसेलेडस उपग्रह से निकलने वाले विशाल पानी के फव्वारों की रही। कैसिनी ने एक के बाद एक कई ऐसी तस्वीरें इस उपग्रह की ली जिनमें विशाल पानी के गीजर फूटते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते थे। इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि एनसेलेडस उपग्रह का तापमान सूर्य से अत्यधिक दूरी की वजह से -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम माना जाता है। और यदि इस उपग्रह से पानी के गीजर फूट रहे हैं तो इसका अर्थ है कि यहाँ तरल पानी की मौजूदगी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी आखिर कैसे एनसेलेडस पर तरल पानी के महासागर मौजूद हो सकते हैं? दरअसल इसका कारण शनि ग्रह का तेज गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और एनसेलेडस का अजीब परिक्रमा पथ है। जब यह उपग्रह शनि की परिक्रमा करता है तो इसका पथ गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार रहता है, जिसकी वजह डायोन नामक शनि के अन्य उपग्रह के गुरुत्व प्रभाव को माना जाता है। क्योंकि जब तक डायोन शनि की एक परिक्रमा पूरी करता है, तब तक एनसेलेडस शनि की 2 परिक्रमा
परिक्रमाएं पूरी कर चुका होता है। ऐसे में शनि और डायोन के मध्य में फंसकर एनसेलेडस का परिक्रमा पथ अंडाकार हो गया है, जिस कारण से कभी एनसेलेडस शनि के बेहद पास से गुजरता है तो कभी काफ़ी दूर हो जाता है। यानी शनि का गुरुत्वाकर्षण बल एनसेलेडस पर एक समान नहीं पड़ता। ये उपग्रह जब शनि के पास आता है तो इसका जो हिस्सा शनि की ओर होता है वो तेज गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचते हुए उभार ले लेता है, जबकि शनि से विपरीत वाले हिस्से पिचक जाते हैं। ये वही प्रक्रिया है जिससे पृथ्वी पर चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटा आता है। किंतु अंडाकार परिक्रमा पथ होने और बेहद तेज गति से शनि की परिक्रमा करने के कारण एनसेलेडस पर यह प्रभाव अत्यधिक रहता है। एनसेलेडस के लगातार तेजी से खींचने और पिचकने की प्रक्रिया इस उपग्रह के आंतरिक भाग, विशेष करके इसकी बर्फीली परत और चट्टानी कोर में तीव्र घर्षण पैदा करती है और यह घर्षण ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, जिसका सीधा प्रभाव ये पड़ता है कि एनसेलेडस की सतह बेहद ठंडी होने के बावजूद भी इस उपग्रह की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल पानी का तरल महासागर मौजूद है। एनसेलेडस पर लगातार आते उभारों की वजह से ही यहाँ गहरी दरारें बन गई है, जो दिखने में किसी बाघ की धारियों जैसी लगती है, और समय समय पर इन दरारों में से गर्म पानी के तेज फव्वारे छूटते रहते हैं। ये फव्वारे इतने विशाल हैं कि प्रति मिनट कई हजार लीटर पानी अंतरिक्ष की ओर उछाल देते हैं, और इस उछाल की गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है, जिस कारण यह उछलता पानी शनि के छल्लों तक पहुंचकर उन छल्लों में ही विलय हो जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एनसेलेडस की सतह के 30 से 40 किलोमीटर नीचे एक आदर्श तापमान पर तरल पानी की मौजूदगी है। शायद ये एक बहुत बड़ा महासागर है जिसके ऊपर इस उपग्रह यानी एनसेलेडस पर मौजूद बर्फ की सारी परत तैरती रहती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कैसिनी अंतरिक्ष यान शनि के छल्लों के पास पहुंचा तो उसने एनसेलेडस की भी कई खूबसूरत तस्वीरें ली, जिनके दम पर ही हम इस ग्रह का अध्ययन कर पाए। हालांकि कैसिनी को मुख्य तौर पर एनसेलेडस का अध्ययन करने के लिए नहीं भेजा गया था, किंतु ये कुछ ऐसे उपकरणों से लैस था जिन्हें कॉस्मिक डस्ट एनालाइजर कहा जाता है। इन उपकरणों को शनि के छल्लों को समझने के लिए कैसिनी पर स्थापित किया गया था एवं इन्हीं उपकरणों की मदद से वैज्ञानिक एनसेलेडस पर छूटते हुए पानी के फव्वारों की बाबत जान पाए। कॉस्मिक डस्ट एनालाइजर की वजह से ही वर्ष 2018 में वैज्ञानिकों को पता चला कि एनसेलेडस के फव्वारों में बेहद ही जटिल कार्बनिक अणुओं के निशान भी मौजूद हैं। इन अणुओं में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्व शामिल थे, जो अमीनो एसिड के मूल घटक हैं। वर्ष 2023 में वैज्ञानिकों ने इन आंकड़ों का अधिक गहराई से विश्लेषण किया और फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक के प्रमाण भी खोज लिए, जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि किसी भी जीव के डीएनए और आरएनए निर्माण में फास्फोरस अत्यधिक आवश्यक होता है। पृथ्वी पर फास्फोरस सभी स्तनधारियों की हड्डियों, कोशिका झिल्ली एवं महासागर में रहने वाले प्लैंकटन तक में मौजूद है। विशेष बात यह है कि अब तक हमने पृथ्वी के अतिरिक्त भी कई अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों पर पानी के भंडारों की खोज की है, किंतु हमारी धरती से बाहर कहीं किसी महासागर में फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को हम आज तक नहीं खोज पाए। अब यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर एनसेलेडस उपग्रह पर यह फास्फोरस आ कहाँ से रहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह प्रस्ताव दिया है कि इस तरह के पदार्थ आमतौर पर धूमकेतुओं में पाए गए हैं और शायद एनसेलेडस को भी फास्फोरस धूमकेतुओं से ही मिला होगा। परंतु सबसे विशेष बात यह है कि एनसेलेडस पर फास्फोरस तरल पानी में घुला हुआ है। यही वजह है कि इस उपग्रह के तरल पानी में जीवन की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक सवाल और भी है कि यदि एनसेलेडस पर जीवन है तो वो जीवन किस प्रकार का होगा। इतना तो निश्चित है कि यदि इस उपग्रह पर जीवन है भी तो वो जीवन एनसेलेडस की विशाल बर्फ की चादर के नीचे बेहद अधिक गहराई में होगा, और इतनी गहराई में पृथ्वी जैसा जटिल जीवन उत्पन्न होने की संभावना तो बहुत ही कम है। दूसरा, अभी तक एनसेलेडस के महासागर में ऑक्सीजन की उपस्थिति भी सीधे तौर पर सिद्ध नहीं हो पाई है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर जटिल बहुकोशिकीय जीवों के लिए। हालांकि ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि सभी जीवन रूपों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पृथ्वी पर भी ऐसे अनेकों सूक्ष्म जीव मौजूद हैं जो बिना ऑक्सीजन के पनप सकते हैं, और वास्तव में पृथ्वी पर शुरुआती जीवन का विकास तो ऑक्सीजन रहित वातावरण में ही हुआ था। आज पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 21% हिस्सा ऑक्सीजन है और जटिल जीवन के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु एनसेलेडस के संबंध में ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि जीवन हेतु हमेशा ही ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ऑक्सीजन जटिल जीवन के लिए आवश्यक खंड है। इसका अर्थ है कि यदि एनसेलेडस के महासागर में जीवन मौजूद है तो वो जीवन बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों के रूप में ही मौजूद होगा। लेकिन ये साबित करने के लिए हमें भविष्य में और भी खोजें
खोजें किए जाने की आवश्यकता है। हो सकता है कि ऊपर से बर्फ के गोले जैसे दिखाई देने वाले इस उपग्रह के तरल पानी में किसी प्रकार का कोई रहस्यमयी एवं जटिल जीवन भी सांसें ले रहा हो, परंतु इतना तो तय है कि इस पेचीदा खोज को उजागर करने के लिए भविष्य में कई अंतरिक्ष यान एनसेलेडस की ओर भेजे जाने की आवश्यकता है, ताकि कैसिनी अंतरिक्ष यान की खोज एवं विरासत और आगे बढ़ाई जा सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।